हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियल के बारे में। और इस वीडियो को जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कार्ल मार्क्स का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक वीडियो बन चुकी है उस पर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि क्या है उससे आपको एक बेस पता चल जाएगा, कार्ल मार्क्स के बारे में समझ जाएंगे, आखिर उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी, इसके बारे में समझ जाएंगे। और वो वीडियो जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो समझते हैं आखिर हिस्टोरिकल मटेरियल होता क्या है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे और उन्होंने हिस्ट्री में जाके मैटर को कैसे देखा, है ना। मैटर क्या होता है, मतलब सराउंडिंग मटेरियल, जो भी चीज़ें होती है ना चारों ओर, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित कर रही हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में भी प्रभावित करेंगे। मतलब मैटर क्या है कि जैसे जो हमारा फ़ोन हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, कार हो गई, हाउसिंग पैटर्न हो गया। मोबाइल फ़ोन से आप समझते हैं जैसे कि पहले हो सकता है कीपैड वाले फ़ोन थे, अब टच स्क्रीन फ़ोन हो गए हैं, अब और भी आने वाले टाइम में और भी अच्छे-अच्छे फ़ोन आने वाले। ये चीज़ें जो है हमें प्रभावित कर रही हैं कहीं न कहीं। पहले हमारी लाइफ़स्टाइल कुछ और होती थी, अभी हमारी लाइफ़स्टाइल कुछ और है ना? ये सब चीज़ें जो है मटेरियल चीज़ें बदलती हैं ना, तो हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारा सोचना, समझना सब चीज़ें भी बदलने लगती है। तो इसके बारे में समझेंगे। आखिर कार्ल मार्क्स ने इसको इकोनॉमी से जोड़कर कैसे देखा था, सोसाइटी से जोड़कर कैसे देखा था और हिस्ट्री में झाँक कर क्या देखा था। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो एक हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट थे, मतलब कि उन्हें चीज़ें क्या थी, हिस्ट्री में झाँक कर जाकर देखना ज़्यादा सही लगता था, क्योंकि वो किससे प्रभावित थे, हमारे हेगल्स से। हेगल्स जो थे उन्होंने एक आइडियलिस्टिक थ्योरी भी दी थी। तो हेगल्स क्या करते थे, प्रॉब्लम्स को हिस्ट्री में जाकर समझते थे। तो उसी तरह से कार्ल मार्क्स ने भी अपनी एक आइडियोलॉजी रखी। उनका मानना था कि सोसाइटी को समझने से पहले, मतलब ये अभी अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, इसको समझने से पहले हम क्या करें, पहले हम हिस्ट्री में झाँक कर देखें आखिर चीज़ें क्या थी, किस तरह से थी, सोसाइटी में कैसे काम कर रही थी। अगर वो चीज़ें हम समझ लेंगे तो हो सकता है हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लें, आखिर फ्यूचर में क्या होगा इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से मैथ्स में होता है ना या रीजनिंग में होता है, हमने किए होंगे सॉल्व क्वेश्चंस की, जैसे कि 5 लिखा हो, फिर 10 लिखा है, फिर 15 लिखा है, फिर 20 लिखा है, तो हमें पता है आने वाली संख्या क्या होगी। आने वाली संख्या 25 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, 5 प्लस प्लस ऐड ही तो हो रहा है इसमें। तो जब हम बैकग्राउंड में समझ लिए तो हमें पता है कि आगे फ्यूचर क्या हो जाएगा या आने वाली सीक्वेंस क्या हो जाएगा। इसी तरह से समझते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो थे एक हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट थे, और मार्क्स जो बिलीव करते थे फंडामेंटल ट्रुथ में, उनका मानना था कि कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी है या जो कोई भी हिस्ट्री में है चीज़ें, तो उसमें किस तरह से सोसाइटी ने लोगों की मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाइड किया है, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री में देखा था कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या थे, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लोग किस तरह से काम करते थे, लोगों का काम करने का तरीका या इकोनॉमी किस तरह की थी, और वो कैसे लोगों की जो ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, ह्यूमन मटेरियल नीड्स जो होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उनको सेटिस्फाइड कर रही थी। तो उन्होंने इस तरह की बात बताई पहले समझने के लिए। और बट गिविंग राइज टू हॉस्टिलिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, मतलब उन्होंने बताया कि भाई लोगों के बीच क्या है, हमेशा से संघर्ष चला आ रहा है। संघर्ष किस तरह से हो सकता है, कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, थोड़ा पैसे के मामले में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है मैन एंड वुमेन के बीच में संघर्ष चला आ रहा है। ये तो हम आज भी चीज़ें देखते हैं, है ना, कि कोई एक बहुत ज़्यादा अमीर होता है, कोई एक गरीब होता है, तो उसको भी लगता है एक गरीब आदमी को, भाई हम भी इस अमीर की तरह बन जाए, अमीर को लगता है कि हम भी उस अमीर की तरह बन जाए। तो ये संघर्ष तो चल ही रहा है ना सबके बीच में, कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में क्लास स्ट्रगल चलता ही रहता है। ठीक है, तो लीडिंग टू अ क्रिएशन ऑफ न्यू सोसाइटीज इन एन इन्वॉल्विंग पैटर्न। तो इस तरह से क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाता है, और इन सेंस मतलब हम समझ सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री खुद को दोहराती ही है ऐसे, क्योंकि पहले भी चीज़ें वही संघर्ष होता था, आज भी वो संघर्ष है। हो सकता है वो किसी और रूप में हमें देखने को मिलता है, पहले किसी और रूप में देखने को मिलता था, पर संघर्ष तो आज भी है ना सोसाइटी में, है ना। शायद किसी ने कहा भी है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, वही शायद कार्ल मार्क्स जी भी यही कुछ कहना चाहते थे। तो ही कॉल्ड द मटेरियल इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन द बेसिस ऑफ सोसाइटी। उन्होंने क्या किया, कहा था कि भाई जो मटेरियल चीज़ें होती हैं वो इकोनॉमी और सोसाइटी से रिलेशन रखती हैं। ठीक है, और ये क्या है, बेस है सोसाइटी का। ये जो भी मटेरियल चीज़ें हैं ना, वो सब बेस है, इकोनॉमी बेस है सोसाइटी के, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही बेस है, ऐसा कौन कहते हैं हमारे
कार्ल मार्क्स। द वे अ सोसाइटी थिंक्स, एक सोसाइटी सोचती कैसे है, वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरह से होगा, लॉज कैसे होंगे, एंड देयर और वहाँ का रिलीजन यानी कि धर्म किस तरह से होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कहीं भी कोई भी सोसाइटी किस तरह से सोचती है और किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होता है, वो वहाँ पे लोगों की सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि हम इंडिया में पले बड़े होते हैं, हम इंडिया वाले ये सोचते हैं कि भाई डेमोक्रेसी है, हमें अधिकार है बोलने का, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है सामने सरकार के सामने, और सरकार को उस बात को सुनना पड़ेगा। ये हम डेमोक्रेसी में अपनी एक माइंड में सोच लेते हैं। और हो सकता है वही कोई दूसरा बच्चा हो, वो नॉर्थ कोरिया में हुआ हो, ठीक है, तो उसको क्या दिखेगी, वही ऑटोक्रेसी, मोनोपोली, वही सब चीज़ें दिखेंगी कि भाई एक ही शासक है, वो हम पर शासन कर रहा है और हमें उसी के रूल्स को मानना है। ठीक है, वो बच्चा वही सोचेगा और हम कुछ और सोचेंगे, ऐसा तो ऐसा सोसाइटी के जो थिंकिंग होती है वही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, वहीं वहाँ पे जो लॉज होते हैं वो उसी सोसाइटी से बनते हैं। और जो रिलीजन होता है, धर्म होता है, कैसा धर्म है, कोई बहुत कट्टर धर्म है, कोई थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या नॉन फ्लेक्सिबल धर्म है, क्या है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारी की सारी चीज़ें सोसाइटी जैसा सोचती है वो बनती हैं। तो उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया था, उन्होंने मेनली जो जोर दिया था कि रूलिंग क्लास जो होती है हमारी, ठीक है, वही जो है सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स बनाती है, नॉर्म्स बनाती है, कुछ मानदंड बनाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अ मैटर ऑफ हु इज़ टू ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है कि व्हाट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से आप समझते हैं क्या होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कि जो भी सामान हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो किस तरह की मशीनें, किस तरह की टूल्स, किस तरह के औजार हम यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल डिपेंड तो करता ही है ना वहाँ पर। जो जैसे कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पर हो सकता है थोड़े से लो लेवल के मशीन या औजार लगे हुए हैं, हो सकता है कोई बहुत बड़े लेवल की एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े औजार और टूल्स बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगा। प्रोडक्शन हाई होगा तो वहाँ पे जो क्लास होगी ना, लोगों की जो क्लास होगी वो बढ़ेगी, सोसाइटी में उनकी क्लास बढ़ेगी, उनका यानी कि इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा। इकोनॉमिक पावर से क्लास बढ़ी, क्लास से उन्होंने क्या किया, अपना एक सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स बना दिए। वो किस लिए, क्योंकि सोसाइटी में आपको किस तरह से रहना है वो बन जाते हैं, क्योंकि जो एक रूलिंग क्लास है वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, है ना, जो एलिट्स होते हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड था, आपने ध्यान दिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि प्रोडक्शन वाज मेनली बेस्ड ऑन स्लेव लेबर ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। मतलब 17वीं और 18वीं सदी में क्या था कि प्रोडक्शन जो था बेस किस पर था, स्लेव लेबर पर। स्लेव लेबर पर, जैसे कि जो दास प्रथा तब चल रही थी, तो उस समय क्या था, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, जो भी चीज़ों का सामान बन रही थी, जो भी उत्पादन हो रहा था, वो हम अपने दास से करवा रहे थे, दासों से करवा रहे थे। उसमें क्या था, वो वही जो चीज़ 2 घंटे में हो सकती थी, वो काम वही 8 घंटे में निपट रहा है। अब ये इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, लोग वर्क में ज़्यादा लग रहे हैं, लोगों की मेहनताना लेबर ज़्यादा लग रही है और काम भी कम हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। ठीक है, तो वो उस समय 17 और 18 सेंचुरी की बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन था वो इस पर बेस्ड था। ठीक है, द सिटीजन हैड नो नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन विद द प्रैक्टिकल इनोवेशन। मतलब सिटीजन्स को, लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं हो रही थी, या उस समय उनको नीड ही नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी कि भाई कोई इनोवेशन, कोई नए नए प्रैक्टिकल इनोवेशन करे, कि भाई हम कोई नई मशीनें, कोई औजार बनाए कि जिससे कि लोगों की मेहनत भी कम लगे और सामान भी ज़्यादा बने, यानी कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। दिस इज़ हाउ अ मटेरियल रिलेशंस हेल्प टू अफेक्ट द फिलोसफिकल अप्रोच इन हिस्ट्री। तो ये क्या था, मटेरियल रिलेशन थे किसके साथ, कि सोसाइटी के साथ। ये इन्होंने अपनी फिलोसफिकल अप्रोच दी थी, किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने, कि भाई मैटर किस तरह से सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है, या सोसाइटी के साथ किस तरह से मैटर का रिलेशन है, ये बताया था किसने, हमारे कार्ल मार्क्स जी ने। तो मार्क्स जो थे वो किससे इंस्पायर्ड थे, भी मैंने बताया था आपको, हेगल से। हेगल की आइडियलिस्टिक थ्योरी से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि हेगल क्या करते थे, हिस्ट्री में जाकर प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करते थे, और वही ये विश्वास किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स ने जो है इवोल्यूशन की, यानी कि सोसाइटी किस तरह से आगे बढ़ी, क्लास स्ट्रगल किस तरह से हुआ, इसको समझाया, और कितनी स्टेजेस दी उन्होंने, 6 स्टेजेस दी, जिसको समझते हैं हम आगे। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब चीज़ें बदलती जा रही हैं, फिर उसके बाद कुछ और हुआ, फिर उसके बाद कुछ और हुआ, है ना। तो जैसे कि एक पेड़ पौधा बड़ा होता है ना, पहले हमने बीज डाला, फिर उसमें थोड़ा पानी डाला, फिर थोड़ा बीज फूटा, फिर थोड़ा छोटा पौधा, बड़ा पौधा, फिर फूल पत्ती, उसमें सब कुछ उगना शुरू हो गया। इस तरह से उसकी भी स्टेजेस होती है ना।
ठीक है, उसी तरह से हमारी सोसाइटी की भी कुछ स्टेज रही हैं जो कि कार्ल मार्क्स ने दी हैं, जिसके बारे में समझेंगे। तो हिस्टोरिकल मटेरियल को टुकड़े में तोड़कर देख लेते हैं क्या होता है। थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड सराउंडिंग मटेरियल, यानी कि उन्होंने देखा कि भाई हिस्ट्री में चीज़ें क्या थी। पहले थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को समझा, फिर उसके बाद हमारे सराउंडिंग मटेरियल अभी क्या है और पहले हिस्ट्री के में क्या थे जो कि इफेक्ट यानी कि जो भी प्रभावित कर रहे थे किसको, हमें, हमारी सोसाइटी को प्रभावित कर रहे थे और आगे क्या प्रभावित करेंगे, इसको समझा। तो हिस्टोरिकल चेंज ने दो चीज़ें लेकर आता है। हिस्ट्री में अगर अगर बदलाव होता है ना, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो कि बदलाव होता है वो दो चीज़ें लेकर आता है। जैसे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जब दो क्लास यानी कि हो सकता है मैन या वुमेन, या फिर हो सकता है किसी अमीर या गरीब में जो कि अमीर या गरीब, जिस तरह से उन्होंने दो वर्ड दिए थे ना, पिछली वीडियो में हमने समझा था, कार्ल मार्क्स ने दो वर्ड दिए थे, कौन कौन से, बुर्जुआ एंड प्रोलेटरीट, यानी कि एक पुअर, एक लेबर और एक रिच जिसके पास बहुत पैसा है। हैव और हैव नॉट, हैव्स और हैव्स नॉट, ये दो वर्ड्स दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो उनके बीच में जब क्लास स्ट्रगल, उनके बीच में जब द्वंद्व होगा तो क्या होगा, हिस्ट्री में चेंजमेंट आएगा और बैटल ऑन सरप्लस वैल्यू, ये लड़ाई झगड़ा किस पर होगा, सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू के बारे में छोटे से वीडियो में हम समझ लेंगे क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो समझ लेंगे हम आके। तो स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन विद इन सोसाइटी, मतलब स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है सोसाइटी में, स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। अगर सोसाइटी चेंज होगी तो फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी मॉडिफाइड या फिर चेंजमेंट होगा उसमें। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मटेरियल के बारे में कार्ल मार्क्स ने किस में दिया था, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये उनकी एक बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछ ली जाती है, आप याद रखना, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियल के बारे में बात की थी। हिस्ट्री प्रोसीड इनएविटेबली थ्रू मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास स्ट्रगल। वही बात है ना कि हिस्ट्री जो है अपने प्रोसीड यानी कि बढ़ती है आगे किस तरह से, क्लास स्ट्रगल से, यानी कि वर्ग संघर्ष से, और मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मैटर में चेंजमेंट आने से हिस्ट्री आगे बढ़ती है ना। और एवरी चेंज इन मटेरियलिस्टिक थिंग विल चेंज इन एवरीथिंग इन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें यानी कि जो भी हमारे चारों ओर चीज़ें हैं जो कि हमें डेली रोज़ में चीज़ें प्रभावित भी कर रही हैं, उनमें जब चेंजमेंट आता है ना तो हमारी सोसाइटी में सब कुछ बदल जाता है, सारी चीज़ें बदलने लगती हैं, लोगों की सोच, लोगों का पहनावा, लोगों का खाना, लोगों की सारी चीज़ें बदलने लगती हैं, सोसाइटी भी बदलने लगती है उसमें। द चेंज इन मैटर एंड इकोनॉमिक कंडीशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसको किस नाम से जानेंगे हम, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन जो है बढ़ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो उसको बोलेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक सिंपल से शब्दों में समझ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोसेस ही तो हो रही है ना, ये प्रोसेस जो चल रही है आगे, है ना। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को दो तरह से समझ सकते हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, आपकी क्षमता कितनी है प्रोडक्शन की, एक तो वो हो गया प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। दूसरा क्या होगा, आपका रिलेशनशिप क्या होगा प्रोडक्शन के साथ में, कि आखिर पोजीशन क्या है आपकी, आप एक लेबर हो या आप एक कैपिटलिस्ट हो, आप एक पूंजीवाद हैं या फिर आप एक गरीब एक लेबर हैं। ठीक है, उस वो आपकी पोजीशन डिपेंड करेगी रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वेदर ही इज ओनर एंड लेबर, है ना। तो ओनर को उन्होंने क्या बोला था, हैव्स, एंड लेबर को बोला था उन्होंने हैव्स नॉट। ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो हिस्टोरिकल मटेरियल क्या है, जो कि मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब कि जो कि मैटर में चेंजमेंट हो रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में, वही हमारा मटेरियल में है, यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियल में। अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या है कि हिस्ट्री इज नथिंग बट द क्लास स्ट्रगल एट डिफरेंट फेजेस, मतलब कि हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री सिर्फ क्या है कि क्लास स्ट्रगल है, लोगों के बीच में, दो क्लासेस के बीच में लड़ाई झगड़ा या संघर्ष हो रहा है और डिफरेंट फेजेस में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना एक इस फ़ेज़ में हुआ फिर कुछ और हुआ। जिस तरह से हम भी तो देख सकते हैं ना, 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, एक छोटा-सा फ़ेज़ आया था जब क्लास स्ट्रगल हुआ था, किसके बीच में, कुछ राजा महाराजा और एक तरफ थी अंग्रेज़ों की सेना। ठीक है, फिर धीरे-धीरे एक और छोटा-सा फ़ेज़ आया, फिर कुछ और क्लास स्ट्रगल हुआ, फिर कुछ और फ़ेज़ आया, फिर क्लास स्ट्रगल हुआ। इस तरह से धीरे-धीरे सोसाइटी में चेंजमेंट आते गए, फिर हमें क्या हुआ, 1947 में आज़ादी मिल गई और आज हम पढ़ रहे हैं ये, है ना?
तो हो सकता है आगे भी कुछ चेंजमेंट आएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप अपने आस-पास भी देख सकते हैं किस तरह से हिस्ट्री रिपीट कर रही है खुद को और हिस्ट्री में चेंजमेंट हो रहा है। मैटर में चेंजमेंट आ रहा है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें चेंज होंगी, तो सोसाइटी में भी चेंजमेंट आएगा। ये सब चीज़ें आप खुद से ऑब्ज़र्व कीजिए। आप इसलिए कहते हैं ना कि एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है, कोई भी थ्योरी या कुछ भी पढ़ें आप उसको, ठीक है? तो इनकी जो कुछ स्टेजेस थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको एग्ज़ाम्स में बच्चे लिखते भी हैं, चाहे वो एमए या बीए का एग्ज़ाम हो, कुछ भी। डायरेक्टली इस तरह से आप लिखें अगर, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए भी और सामने जो चेक कर रहा होगा कॉपी उसके लिए भी समझना आसान होगा कि आपको सच में आती हैं ये चीज़ें। तो उनके अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले प्रिमिटिव कम्युनिज़्म में, यानी कि सबसे पहले उन्होंने झाँक कर देखा हिस्ट्री में कि भाई पहले जो थे लोग वांडरर्स हुआ करते थे, यानी कि कोई सोसाइटी थी ही नहीं। लोग सिर्फ़ यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं? उन्होंने अपना कुछ भी तोड़ा, फल तोड़े, खाए, जानवर पकाया, खाया, फिर आगे कहीं और बढ़े, फिर कहीं कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कुछ नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, आपकी कोई सोसाइटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं, लोग अकेला एक अकेले एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है? लोग अपना यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेट भर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे समझ आई लोगों में, या हो सकता है कुछ स्मार्ट लोग होते हैं ना सोसाइटी में, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा-सा और इवोल्यूशन हुआ, लोगों की सोच बदली, तो उन्होंने धीरे-धीरे हंटिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि शिकार करना स्टार्ट कर दिया, गैदरिंग चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। अनाज उगा, तो अनाज को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया। इस तरह से कुछ चीज़ें मतलब सोसाइटी में थोड़ा-सा चेंजमेंट आया। अब इधर पे क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट क्या आया? हमारा मास्टर एंड स्लेव का। एक थरा सॉरी इस साइड रखते हैं अच्छा मास्टर को, और इस साइड रखते हैं स्लेव। स्लेव थोड़ा-सा सैड दिख रहा है ना, मास्टर थोड़ा हैप्पी दिख रहा है ये। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है मास्टर एंड स्लेव का यहाँ पर। मास्टर कौन होते थे? जिन्होंने बहुत सारी होर्डिंग, यानी कि बहुत सारा सामान जुटा रखा है। कुछ उन्होंने टूल्स भी बना लिए हैं। टूल्स किस लिए बनाए हैं? हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, चीज़ें अनाज उगाने के लिए उन्होंने कुछ अपने टूल्स बना लिए हैं और इस तरह से लोगों पे क्या किया है, मास्टरी स्टार्ट कर दी है। एक वहाँ पे स्लेव हो गया है और एक वहाँ पे मास्टर हो गया है। मास्टर ने जो है स्लेव की ज़मीन पर उसी से जुताई कराना, यानी कि खेती कराना स्टार्ट कर दी और उसमें से ये स्टार्ट किया कि आप कुछ हिस्सा रखिए, कुछ हिस्सा मैं रखूँगा। हो सकता है उसने कहा हो कि 10% आप रखिए, 90% मैं रखता हूँ। ठीक है? इस तरह से यहाँ पर सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल आ गया। एक गरीब, एक अमीर, यानी मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, अब यहाँ पर जो हमारे स्लेव थे, वो बहुत ज़्यादा सैड हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। अब उन्हें लगा कि हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है ना? क्योंकि मास्टर जो थे, वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे समय के साथ। तो फिर आता है हमारा फ्यूडलिज़्म। फ्यूडलिज़्म में क्या होता है उसमें मतलब एग्रीकल्चर, खेती हो गई स्टार्ट, स्लेवरी स्टार्ट हो गई है। अब वहाँ पर क्या हुआ, कॉन्सेप्ट आया हमारा, एक तरफ आया फ्यूडल लॉर्ड्स का और एक तरफ आया सर्फ्स का, ठीक है? और ये चीज़ें तो हमने पहले भी पढ़ी हैं अपनी हिस्ट्री में भी कि एक तरफ होते थे ज़मींदार और एक तरफ होता था एक गरीब किसान। उस ज़मींदार ने स्टार्ट कर दिया इसको एक्सप्लॉइट करना, किसको? सर्फ को। सर्फ्स कौन होते थे? जो गरीब हैं, जिनके पास इतने ज़्यादा औज़ार, इतने ज़्यादा सामान नहीं है कि वो, या इतनी ज़मीन नहीं है कि वो उस पर खेती कर सकें और बहुत ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल कर सकें, है ना? तो यहाँ पर भी उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। यहाँ पर स्टार्ट हुआ स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा स्टार्ट हो गई। लोगों ने मतलब जो हमारे मास्टर थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स बन चुके थे, ज़मींदार बन चुके थे, ज़मींदारों ने उनको दास बनाकर काम करना स्टार्ट कर दिया, लोगों से उनसे पैसे लेने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, सोसाइटी में फिर से सर्व जो हुए, खड़े हुए अपने अधिकारों के लिए और उन्हें लगा ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ में, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर वो पहुँच जाते हैं कैपिटलिज़्म में, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी में उस धीरे-धीरे मतलब कि इवोल्यूशन हो रहा है ना सोसाइटी में, तो क्या हुआ उस समय कैपिटलिज़्म, यानी कि जब मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, सब कुछ, तो वहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, एक तरफ होता है हमारा जो कैपिटलिस्ट होते हैं और एक तरफ होते हैं वर्कर, ठीक है? कैपिटलिस्ट जो है हमारे बुर्ज़ुआ की तरह आप समझ सकते हैं, वर्कर समझ सकते हैं आप।
प्रोलेटरिएट के टाइप में, ठीक है? अब वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है, पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि चीज़ें हो क्या रही हैं, वो अपना काम कर रहा है, गुज़ारा कर रहा है। लेकिन धीरे-धीरे टाइम के साथ उसके साथ वहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से समझ सकते हैं हम? जैसे कि जो वर्कर होता है, वो फैक्ट्रीज़ में जाकर काम कर रहा है और उसको क्या उतनी सैलरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब उससे काम बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है, 8 से 10 घंटे तक काम कराया जा रहा है, जहाँ उसको सैलरी उतनी नहीं मिल रही है, उसको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है और कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो इनसे प्रॉफ़िट लेकर अपना मज़े ले रहे हैं। जैसे कि जो भी सामान बना रहे हैं हमारे वर्कर, ठीक है? क्या वो उस सामान को खरीद पा रहे हैं? नहीं। लेकिन कैपिटलिस्ट जो है, इनकी मेहनत का सामान जो बनाया हुआ है, उसको लेकर और एक बड़े अमाउंट में यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट गेन कर रहे हैं। किसकी किसकी मेहनताना लगी है, किसका लेबर लगा है? उसमें वर्कर का। और कैपिटलिस्ट जो है यहाँ भी खुशी-खुशी रह रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ? क्लास बँट गई, क्लास डिवाइड हो गई। एक तरफ कैपिटलिस्ट हो गया और एक तरफ हमारी वर्कर हो गए। वर्कर बेचारा फिर से पुअर, फिर से बेचारा परेशान होता है। तो इस तरह से जब उसे समझ में आता है कि यहाँ पर मतलब उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती उस समय पे और धीरे-धीरे उसको क्लास कॉन्शियसनेस होने लगती है, यानी कि उसको दिमाग में चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि उसके साथ गलत हो रही हैं, तो फिर क्या होता है वर्कर्स जो होते हैं वो कैपिटलिस्ट को हटाने की सोचते हैं, यानी कि तख्ता पलट करते हैं, ठीक है? वो क्या करेंगे, एक ऐसी सोसाइटी को बनाना चाहेंगे जहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। कौन बनाना चाहेंगे? हमारे वर्कर्स जो होंगे, है ना? कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है ना, बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एनसीईआरटी मोड ऑफ प्रोडक्शन से। यहीं पर तो लोगों ने अपनी स्टार्ट कर दी थी ना, चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, है ना? और फिर यहाँ फ्यूडलिज़्म में भी स्टार्ट किया, कैपिटलिज़्म में भी। फिर जब सोशलिज़्म आएगा तो इसमें क्या होगा कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और लोग बराबरी से रह रहे होंगे, है ना? कोई भी वहाँ पे लॉर्ड एंड कोई भी वहाँ पर सर्फ नहीं होगा और सब बराबर रह रहे होंगे। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा, मार्क्स कहते हैं कि जो वर्कर है वही सोसाइटी में राज कर रहा होगा, है ना? लेकिन टाइम के साथ-साथ क्या होगा, वो भी उस चीज़ को समझ लेंगे और उन्हें लगेगा कि हमें बराबरी लेकर आनी होगी, यानी कि कोई भी क्लास नहीं होनी होगी और कोई भी क्लास ना हो, कोई भी गवर्नमेंट ना हो, तो उस सोसाइटी को क्या कहेंगे? कम्युनलिज़्म, यानी कि कोई जहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीवन इज़ सेम, मतलब सब बराबर हैं। यहाँ पर सब अपना अपने हिस्से का खा रहे हैं, सब अपने हिस्से का जितनी उन्हें ज़रूरत है नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, नीड के अकॉर्डिंग पैसा कमा रहे हैं, कोई भी किसी के एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा पूँजी नहीं ले रहा है, कोई प्रॉफ़िट नहीं है, तो उसको कहेंगे उस सोसाइटी को कम्युनिज़्म, ठीक है? ऐसा मार्क्स सोचते हैं और इसको कहेंगे एंड ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री खत्म हो गई है और लोग आराम से बढ़िया-बढ़िया रह रहे हैं, खुशी-खुशी से, कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा मार्क्स कहते हैं। तो ये था हमारा कुछ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के बारे में, जो कि डायनामिक व्यू दिया था हमारा कार्ल मार्क्स ने। अगर आपको ये वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में ना आई हों, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं उसको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।